24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इस खौफ से कि कहीं जनता विद्रोह करके जेल पे हमला न कर दे, उसने तय वक्त से 12 घंटे पहले ही इन तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे ही फांसी पे चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे शहीद आज़म भगत सिंह के ज़िंदगी के आखिरी लम्हों की, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह हजारों किशोर और युवाओं का गांधीवादी विचारधारा से मुंह भंग हो जाता है। अब भारत का किशोर और युवा लेनिन और मार्क्स की तरफ आकर्षित होने लगा था। भारत का युवा अब क्रांति की बातें करने लगा था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में एक जुलूस निकल रहा था, जिसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। पंजाब पुलिस के सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस हत्या का बदला लेने की कसम खाई और उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। नियति का खेल देखिए, स्कॉट की किस्मत में शायद अभी और जिंदगी लिखी हुई थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों ने स्कॉट की जगह पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स को गोली मार के ढेर कर दिया। भगत सिंह को फांसी लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी, मगर उनकी गिरफ्तारी दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में हुई थी। उस वक्त सेंट्रल असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे चर्चा चल रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास हो गया था, जिसके तहत मजदूरों के हड़ताल पे पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के अंतर्गत अब ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को सुबह 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में जाके दर्शक गैलरी में बैठ जाते हैं। 12 बजे के करीब सदन में खाली जगह पे 2 बम धमाके हुए। धमाके के वक्त सदन में साइमन कमीशन वाले जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, जयकर और एनसी केलकर मौजूद थे। ये पहले से तय था कि धमाके के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों अपनी गिरफ्तारियां देंगे। बम धमाका करने के बाद भगत सिंह ने सदन में जो पर्चे उछाले थे, उन पर्चों पे लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन तब तक पुलिस को सैंडर्स हत्याकांड की भनक लग चुकी थी। 10 जुलाई को सैंडर्स हत्याकांड के केस की सुनवाई शुरू होती है और 7 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सरकार ने 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी देने की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए इन तीनों को 12 घंटे पहले ही शहीद कर दिया गया। जेल के नायब बरकत ने जब यह खबर कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी कल सुबह के बजाय आज शाम को ही दे दी जाएगी, जेल के कुछ कैदियों को दिया, तो उन कैदियों ने भगत सिंह का कोई सामान निशाने के तौर पर लाने के लिए उससे कहा। बरकत भगत सिंह की कोठरी से उनका कंघा और कलम ले आया, जिसको कैदियों ने आपस में बांट लिया। भगत सिंह जेल की कोठरी नंबर 14 में बंद थे। फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आते हैं। भगत सिंह को फांसी का एहसास था, लेकिन मेहता को देखते ही उन्होंने उससे पूछा, आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें वह किताब दी तो भगत सिंह उसे फौरन पढ़ने बैठ गए, मानो वो अपनी बौद्धिक भूख शांत कर रहे हों। जब मेहता उनसे पूछते हैं कि क्या वो देश को कोई संदेश देना चाहेंगे, बिना किताबों से नजरें हटाए भगत सिंह कहते हैं 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद भगत सिंह ने उनसे कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को उनकी तरफ से धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने उनके केस में इतनी दिलचस्पी ली। मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको फांसी तय वक्त से 12 घंटे पहले उसी शाम को दी जाएगी। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला जाता है। जेलर चरण सिंह फांसी के तख्ते के पास खड़े होकर भगत सिंह के कान में कहते हैं कि वो वाहेगुरु को याद कर लें। भगत सिंह ने जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने ईश्वर को गरीबों के क्लेश के लिए कोसा ही है। अब अगर वो ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो वो एक डरपोक साबित होंगे। जैसे ही भारत माँ के तीनों सपूत फांसी के तख्ते पर पहुंचते हैं, वैसे ही पूरा जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद और भारत आज़ाद हो के नारों से गूंज उठा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी ने
तीनों सपूतों के मृत्यु होने की पुष्टि की थी। जेल के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा थी कि हुक्मरानों को लगा कि अगर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जेल के भीतर किया गया तो उठते हुए धुओं को देख के भीड़ कहीं जेल पे हमला न कर दे। इसी डर से जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई, उसी रास्ते ट्रक अंदर लाया गया और फिर पार्थिव शवों को ट्रकों में ऐसे अपमानजनक तरीके से फेंका गया मानो वो कोई सामान हो। अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पे होना था, लेकिन रावी का पानी कम होने की वजह से फैसला बदल के सतलज नदी के किनारे कर दिया गया। हालांकि लोगों को इसकी भनक लग गई और वो वहां पहुंच गए। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी लाशों को अजली हालत में वहीं छोड़ के भाग खड़े हुए। बाद में परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार किया। किसी को तब यह अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद भगत सिंह की शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण बनेगी और उनको देश छोड़ के जाने पे मजबूर करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। नमस्कार।